जिज्ञासु श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है भाषा संस्थान के इस विशिष्ट मंच से। हम 13 पड़ाव पार कर चुके हैं। 14वें पड़ाव पे मैं व्यंजन संधि की जो चीजें हैं उसको लेके उपस्थित हूँ। व्यंजन संधि का जो पहला यानी 13वां जो था हमारा पड़ाव, 13वां जो अभ्यास था, 13वां जो पाठ था, वो व्यंजन संधि की शुरुआत थी। अब हम ले रहे हैं 14 नंबर पे व्यंजन के बाकी जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसको लेके हम यहाँ पे काम करेंगे। तो 7 तक हमने किया था, एक बार 7 का रिवीजन करा देता हूँ मैं। आइए, तो इसके रिवीजन होगा, वो लेके आना जरा। 7 का रिवीजन होगा इस तरह से, देखिए। सबसे पहले आप देखेंगे पहला नियम था व्यंजन संधि का। देखो, इससे और पहले कोई ये सोचता हो कि साहब हम यहां से समझ सकते हैं क्या, तो नहीं समझ सकते आप। यदि आपने हमारे वर्णों को नहीं सीखा है, यदि हमने कल वाली पाठ नहीं देखे हैं, तो ये रिवीजन उनके लिए जो पहले से वर्णों को जानते हैं और जो पहले से कल वाले पाठ को सुने हुए हैं। तो कल वाले पाठ सुने हुए उन लोगों के लिए रिवीजन है ये। वो ये है कि देखिए, त द को ल होता, इधर ल हो तो, त द को ल होता, उधर ल हो तो। हमने कल बताया था आपको। जैसे देखिए, हमारे पास शब्द है तद, धन, लीन, है ना। ये त द को ल करेंगे, ये द है ना, इसको ल करेंगे। क्यों करेंगे? इधर ल है इसलिए, लीन का ल है इसलिए बन जाएगा, ये देखिए, ये लीन कर दिया हमने, तल्लीन, तल्लीन बन गया। री रसा पहले हो तो नौकोणा हो जाता है, अणत्व नियम है। ये लत्व नियम है। क्या बोलेंगे इसे? लत्व नियम। इसका दूसरा नाम है परसवर्ण। मैंने इसको बताया था पहले, संधि का नाम है परसवर्ण। परसवर्ण का मतलब पर में जो लॉ है ना, उस लॉ के अनुसार द को हम लॉ कर रहे हैं, इसलिए पर जैसा सवर्ण आ रहा है, इसलिए परसवर्ण नाम है। यहाँ पे नौ को नौ कर रहे हैं, इसलिए इसको अणत्व संधि कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? अणत्व। संधि का नाम क्या है? अणत्व। जैसे देखिए, परी है और नत है। देखो, ये नौ से पहले र आ रहा है ना, इस र के कारण नौकोणा कर दिया। हमारा नियम कह रहा है रसा पहले हो तो नौकोणा हो जाता है, तो हमने इस नौ को कर दिया नौ, तो हमारा शब्द बन गया परिणत। ठीक है। एक नियम है तीसरा, शत्व नियम। इसे कहेंगे हम शत्व नियम। मैं रिवीजन करा रहा हूं ताकि मैं अगला ठीक से कर सकूं। मुझे पता है व्यंजन संधि मैंने पढ़ाते हुए देखा है बच्चों को ऑफलाइन में। व्यंजन संधि में बहुत दिक्कतें आती रही हैं बच्चों को, तो जो समस्याएं आती रही हैं, तो मुझे पूरा होशो हवास में पढ़ा रहा हूं मैं कि आपको समस्या न हो, इसलिए मैं बिल्कुल विधिवत लेके चल रहा हूं। अब तो इन यंत्रों की सुविधा से आप मुझे 10 बार खड़ा करके बोलने के लिए मजबूर कर सकते हो। जब हम कक्षा में पढ़ा रहे होते हैं तो मैं 10 बार नहीं बोलता हूँ, 1 बार बोलता हूँ। लेकिन यहाँ पे आप स्विच ऑफ कीजिए, स्लो कीजिए, डिले कीजिए, रिपीट कराइए, बार बार मुझसे बुलवाइए, आप सीख लीजिए। ये चीज होती है, इसलिए मैं बहुत ही उत्कृष्टता के साथ चीजों को रख रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पे जो सत्व नियम वो ये कहता है कि भाई यदि आपके सामने ई हो, ऊ हो, री हो, ए हो, आई हो, ओ हो, औ हो, तो सपेरे वाले स को षटकोण का स कर देते हैं। जैसे विधन सम है। अब देखो, विषम में क्या था? विषम में ब में ई है, ई इधर पहले, इसलिए स को हम षटकोण का स कर देंगे, तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा विषम। ये चर्चा मैंने कल के पाठ में की थी। एक और पाठ था, हमें ध्यान रखना है। देखिए, हमारे पास क, ख, ग, घ और ङ, इसको अंगा बोलते हैं। फिर च, छ, ज, झ और य। फिर है ट, ठ, ड, ढ, ण। फिर है त, थ, द, ध, न। ये इसलिए लिख रहा हूं मैं ताकि आपकी आवृत्ति हो जाए। देखो, इस तरह से ये, क्योंकि इसके क्रम को बिना जाने हम व्यंजन संधि में बहुत ज्यादा गलतियां करने वाले हैं। और फिर इसके बाद आपका य र ल व है, और फिर श श श है, श स
स और ह है, य र ल और व है ना। तो मेरा ये कहना है, स्वर भी है। स्वर क्या है? स्वर 11 होते हैं, स्वर यहाँ पे। अब देखो, इनको मैं ऐसे करूंगा, ये स्वर को बाहर रखा, ये क ख च छ ट ठ त थ प फ को हमने ऐसा रखा, फिर हम बाहर आए, फिर स स स को हमने यहाँ लिया। यानी इसके इस लकीर के इस तरफ वाले जो अक्षर हैं वो क्या हैं? वो सारे अक्षर हैं अघोष। वो क्या है? अघोष। और इस लकीर के इस तरफ वाले जितने भी अक्षर हैं स्वर समेत, ये सारे हैं घोष। तो घोष अघोष का ज्ञान होना बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि घोष अघोष नहीं जानेंगे तो हम इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो अब ये पहला चौथा नियम ये कह रहा है प्रथम वर्ण को तृतीय होता है। प्रथम कौन सा है? क च ट त प को प्रथम कहते हैं, तो क च ट त प्रथम कहते हैं, उसको तृतीय हो जाता है इधर घोष हो तो। जैसे देखिए हमारे पास शब्द है प्राक, प्राक शब्द है, प्राक का जो क है उसको तृतीय हम तब करेंगे जब उधर घोष होगा। तो एक शब्द है प्राक के आगे हम ऐसा शब्द लेंगे विपाक, प्राण विपाक, प्राग प्राग विपाक नहीं, प्राण विपाक होता है, प्राट लेता हूं मैं, प्राण विपाक का नाम। बहुत रोचक प्रसंग है ये, प्राक प्राट। ये देखो प्राट विपाक, इसको जब मिलाओगे तो क्या होगा? देखो पहले को तीसरा कर सकते हैं क्या? इधर व घोष में आता है क्या? यदि व घोष में आता है, यहां देख लो व घोष में आ रहा है, ये देखो योर लव ये घोष में आ रहा है, ये व जो है ना घोष में आ रहा है। तो चूंकि ये घोष में आ रहा है इसलिए ट को ड करेंगे तो क्या बनेगा? प्राड विपाक। क्या बन जाएगा? प्राड विपाक, प्राड विपाक, ये बन गया प्राड विपाक। तो प्राड विपाक का अर्थ होता है वकील। जो वकील होते हैं ना, जो अधिवक्ता होते हैं, उसका पर्याय है प्राड विपाक। तो कितना प्यारा शब्द है प्राड विपाक। अच्छों को नहीं पता कि वकील का पर्याय क्या होगा, तो वकील का पर्याय होगा अधिवक्ता, वकील का पर्याय होगा प्राड विपाक। प्राट था, आगे विपाक था, तो ट को ड कर दिया, प्राड विपाक बन गया। घोष, घोषीकरण से हुआ है ये। अघोष में क्या लेंगे हम? अघोष में हम लेंगे, जैसे हमारे पास तद है, कर्म है, तो क जो है ना घोष में आता है, तो इसका शब्द क्या बनेगा? ये बनेगा तत्कर्म। क्या बनेगा? तत्कर्म। इस तरह से पहले को पहला ही होता है उधर अघोष हो तो पहले को पहला कैसे करेंगे? देखिए जैसे हमारे पास शब्द है सत है और फिर आगे कर्म है, तो अब यहाँ पे तो को कुछ भी नहीं होगा, तो यथावत रहेगा, तो यथावत रहेगा। और क्या शब्द बनाएंगे हम इससे? हम इससे बनाएंगे तत्कर्म। क्या बनाएंगे? सत्कर्म, सत्कर्म, ये बन गया सत्कर्म। हमने बदला नहीं इसको। ऐसे यहां भी हम नहीं बदलेंगे। तीसरे को तीसरा होता है इधर घोष हो तो, जैसे हमारे पास शब्द है उद और अगला है देश्य, है ना। अब ये बदलेगा नहीं, द जो है यथावत रहेगा और क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका घोष उधर है ही, इसलिए क्या बन जाएगा? ये बनेगा उद्देश्य। क्या होगा? उद्देश्य, उद्देश्य। ये ये चर्चा मैंने कल की थी। बहुत सामान्य बात है वैसे देखा जाए तो, गणित की तरह चीजें हैं। आपको ये वर्णक्रम याद होने चाहिए, कौन घोष है कौन अघोष है ये पता होना चाहिए। कवर्ग का प्रथम वर्ण कौन है, चवर का प्रथम कौन है, टवर का, यानी सारे जो हमारे वर्गीय वर्ण हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, इनको वर्गीय वर्ण कहते हैं। तो क च ट त प ये प्रथम वर्ण है, ख छ ठ थ फ ये द्वितीय वर्ण है, ग ज ड द ब ये तृतीय वर्ण है, और घ ज ढ ध भ ये चतुर्थ है, ञ ण न म ङ ण न म ये पंचम वर्ण है। ये हमारा बोध होना चाहिए, देख के नहीं, उपस्थित होना चाहिए। तो वह बहुत बढ़िया से
इन सातों प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे। तो मैंने इसका एक पुनरावृत्ति करा दी। अब हम आते हैं आपके साथ, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्या है। अगला हमारा जो नियम है 7 के बाद, यह है 8वां, 9वां, 10वां। सबसे पहले 8वें पे आइए। 8वां बड़ा रोचक नियम है। पंचम वर्ण जो होता है ना, पंचम, उस पंचम को अनुस्वार कर देते इधर व्यंजन वर्ण हो तो, ये नियम है। क्या लिखेंगे यहाँ पे? पंचम को अनुस्वार करते हैं व्यंजन वर्ण इधर हो तो, दाईं ओर हो तो। पंचम को अनुस्वार करते हैं व्यंजन वर्ण इस तरफ हो तो, ये हमारा इसका विस्तार हो गई भाषा में। पंचम वर्ण को अनुस्वार कर देते हैं यदि दाईं ओर क्या हो, व्यंजन वर्ण हो तो। व्यंजन का मतलब होता है कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग और हयवरट, स, इन सारे 33 अक्षरों को व्यंजन, स्वर को नहीं, स्वर को नहीं शामिल किया हमने। तो देखिए यहाँ पे, अब इसको समझते हैं। देखिए स्वयं धन वर है, आगे व जो है ना व्यंजन में आता है कि नहीं आता है? व व्यंजन में आता है, इसलिए इसका जो पंचम है इसको अनुस्वार करेंगे। देखिए अनुस्वार करके हम इसे य के ऊपर रख देंगे। ये देखिए स्वयं और वर मिल गया, बन गया स्वयं वर। इतना सरल है ये। पंचम का अनुस्वार कर दो, हो गया पंचम। जिसको कहते हैं अनुस्वार संधि। पाणिनि का सूत्र है इसके लिए, मोनुस्वारः पदान्तस्य मत्स्यानुस्वारो हलिम हरिम वंदे। तो अंतिम जो म है ना, इसको अनुस्वार कर दिया, स्वयंवर बन गया। कितना सरल है। आगे देखिए समधन कर है, यहाँ भी आगे क व्यंजन में आता है, इसलिए म को अनुस्वार करेंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा शंकर, ये बन गया शंकर। परंपरा है, आगे प है, ये व्यंजन में आता है, इसलिए म को अनुस्वार कर दो तो क्या बनेगा? म को अनुस्वार कर दो, परंपरा, ये बन गया, है ना। इसके बाद इस पे आइए आप। ये नियम ये कह रहा है कि भाई आपने पंचम का अनुस्वार तो कर दिया, लेकिन एक नियम ये भी है जिसमें आप अनुस्वार को पंचम करते हो। ये नियम और है, अनुस्वार को पंचम करते हो। कैसा पंचम? पास वाले का पंचम। देखिए क का पंचम है, क का देखेंगे ना तो क का पंचम है क, ख, ग, घ, ये ङ, ये पंचम है क का। प का पंचम क्या है? प, फ, ब, भ और म, ये पंचम है म। च का पंचम क्या है? च, छ, ज, झ, य पंचम है। और भ का पंचम क्या है? भ का पंचम प, फ, ब, भ और म। तो हमें पंचम अक्षर मिल गया। अब हम आते हैं इस नियम पे। अनुस्वार है क्या? बिल्कुल है। तो स के अनुस्वार के ऊपर जो अनुस्वार है इसको क का पंचम कर दो तो बन जाएगा क्या? अनुस्वार को हमने अंग कर दिया, क्योंकि क का पंचम अंग है तो अंग कर दिया, ये बन गया शंकर। शंकर का मतलब था मिलन, शंकर बीज, है ना, शंकर प्रजाति, एक दो को मिला के जो बना हुआ तृतीय पदार्थ, उसको हम शंकर कहते हैं। इस तरह से शंकर शब्द बन गया। परंपरा में अनुस्वार के स्थान पे हम क्या डालेंगे? अब यहाँ पे अंग नहीं डालेंगे, हम अनुस्वार के स्थान पे पवर्ग का, इस वर्ण का पंचम डालेंगे। इस वर्ण का पंचम कौन सा है? म है। हमने म डाला तो क्या बना? तो ये बना परंपरा। ये देखो ऐसा बन गया परंपरा। आपको साहब अभी आपने परंपरा यहां ऐसी बनाई थी, बिल्कुल ऐसा भी बनता है, ऐसा भी बनता है। ये भी सही है और ये भी सही है। आपको छूट है, दोनों तरह के शब्द शुद्ध माने जाते हैं, दोनों शुद्ध हैं। ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है। इसमें अनुस्वार संधि है, इस वाले में पंचम वर्ण हो रहा है, यानी पर सवर्ण संधि है। पर जो अक्षर है ना, प, प, क, प, च, इनके पंचम यहाँ कर रहे हैं। संचय में आइए, ये अनुस्वार है ना, अनुस्वार के आगे कौन सा वर्ण है? च है। च का पंचम कौन सा? य है। च का पंचम हमने पंचम को उठाया तो स के अनुस्वार को हटा दिया हमने और उसके स्थान पर लिख दिया पंचम वाला यो और च जोड़ दिया, संचय। ये भी शुद्ध है। अच्छा स्वयंभू देखिए, भ का पंचम कौन सा है? म है। तो आप अनुस्वार के स्थान पे म रखिए, क्या बनेगा? स्वयं
भू। इस तरह से हमारा पांचवा नौवां जो नियम है वो इस तरह से परसवर्ण का नियम है। परसवर्ण संधि का नाम है। क्या नाम है? परसवर्ण। पर वाला जो अक्षर है उस अक्षर का पांचवा अक्षर हम अनुस्वार के स्थान पे कर रहे हैं। हम अनुस्वार नहीं कर रहे हैं, अनुस्वार के स्थान पे पंचम वर्ण कर रहे हैं। पहले पूर्ववर्ती जो वर्ण है आगे वाला उसका पांचवा वर्ण कर रहे हैं, इसलिए संधि का नाम है परसवर्ण। और इस वाले हम अनुस्वार कर रहे हैं, इसलिए संधि का नाम क्या है? अनुस्वार। इसका क्या नाम है? ये रहा अनुस्वार संधि, ये रहा परसवर्ण संधि, है ना? परसवर्ण मैं लिख देता हूं, संधि का नाम क्या है? परसवर्ण, व्यंजन संधि। इस तरह से हमने नौवें संधि को देखा कि ये इस तरह से बातें कर रहा है। अब देखिए, अब हम इस पे आते हैं वाक्धन में। ये बड़ा रोचक संधि है। इसमें आप देखेंगे मैं पहले सिद्धांत बता दूं। वर्ग का जो प्रथम अक्षर है, पहला और तीसरा और पांचवा, तो प्रथम तृतीय पंचम वर्ण को इस नियम के अनुसार पंचम ही कर देते हैं, आगे पंचम हो तो। इस संधि का नाम है अनुनासिक संधि। क्या नाम है इसका? अनुनासिक संधि नाम है इसका। अनुनासिक का मतलब नाक से बोला जाने वाला अक्षर जो होता है ना, उसे अनुनासिक कहते हैं। तो ये अनुनासिक संधि है। अनुस्वार से यही परसवर्ण के आगे यह अनुनासिक संधि का नाम आता है। तो इस संधि को करने के लिए मैं एक बार बढ़िया से इसके आगे पीछे में माहौल बनाता हूं। देखिए, ये जो संधि है ना, इसको बढ़िया से समझेंगे हम। इसे समझेंगे हम कहां पे? यहां पे समझेंगे। पहला क्या नियम है हमारा? पहला तीसरा पांचवा क्या बन जाता है? पहला तीसरा पांचवा बन जाता है पांचवा। कब बनता है? इधर पांचवा हो तो। इसको पहले शब्दों में लिख लेते हैं ताकि आप साफ 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 समझ सके। शब्दों में लिखेंगे, वर्ग के प्रथम, यानी क च ट त प, क च ट त प को क्या हो जाता है? वर्ग का पंचम हो जाता है। वर्ग का पंचम। वर्ग का पंचम का मतलब है क के स्थान पर ङ होगा, च के स्थान पे य होगा, ट के स्थान पे ण होगा। ट के स्थान पे क्या होगा? ट के स्थान पे ण होगा। ये देखो आप, ण होगा। और त के स्थान पे क्या होगा? त के स्थान पे न होगा। प के स्थान पे क्या होगा? प के स्थान पे म होगा। तो वर्ग के प्रथम क च ट त प को वर्ग का पंचम ङ ण न म हो जाता है। हो जाता है, हो जाता है। इसमें ऐसा होता है। और वर्ग का जो तृतीय वर्ण है ना, तृतीय क्या है? ग ज ड द और ब भी पंचम बन जाता है। यानी ग भी पंचम बनेगा, ज भी पंचम बनेगा, ड भी पंचम बनेगा, द भी पंचम बनेगा, ब भी पंचम बनेगा। कब बनेगा? भी पंचम हो जाता है, हो जाता है यदि पंचम परे हो, यानी दाईं ओर पंचम वर्ण हो, यदि पंचम परे हो। तो ये दिखा हुआ देखिए, चित्रात्मक रूप में बना हुआ है। फर्स्ट थर्ड फिफ्थ को फिफ्थ करेंगे यदि फिफ्थ इधर हो तो। उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। आपके पास ये ध्यान रहना चाहिए कि क ख ग घ और ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, थ थ द ध न, प फ ब भ म, है ना? तब देखिए हमारे पास शब्द है सत्य धन मार्ग नाम का एक शब्द है, सत्य धन मार्ग। ठीक है? सत्य धन मार्ग में जो त है उसको हम पंचम करेंगे। क्यों करेंगे? इधर पंचम है क्या? बिल्कुल पंचम ये रहा, मार्ग का म पंचम है, इसलिए त को उसी वर्ग का पंचम करेंगे। तो सत का जो तवर का जो पंचम है ना, ये रहा तवर्ग। तवर का जो पंचम है न है, इसलिए हमने त के स्थान पे न कर दिया, तो क्या बना? सन्मार्ग। इस संधि का नाम क्या है? इस संधि का नाम है अनुनासिक संधि। क्या नाम है?
अनुनासिक संधि नाम है इसका। तो अनुनासिक का मतलब नाक वाला अक्षर लिखना। तो ये जो न है ना, तवर्ग का पंचम जो है न, वो नाक वाला अक्षर है, अनुनासिक है, इसलिए हमने त के स्थान पर न कर। जैसा क्यों किया? क्योंकि आगे हमारे पास अनुनासिक वर्ण मार्ग का म था, इसलिए। ये लॉजिक बड़ा ही तार्किक ढंग से इन बातों को समझाने के लिए हमारे पास है सन्मार्ग। ऐसे यदि हमारे पास उद है और आगे मोचन है, यहाँ भी वही बात आ गई। कैसे? द के आगे म है, इसलिए द को पंचम करेंगे तो क्या बनेगा? द का पंचम क्या होता है? द का पंचम न होता है, तो न कर दिया हमने, बन गया उन्मोचन। उन्मोचन। ऐसे ही हमारे पास वाक नाम का एक शब्द है, वाक, और आगे मैं नाम का शब्द है। तो कवर का पंचम कौन सा है? कवर का पंचम अंग है। तो कवर के पंचम अंगों को करेंगे। क्यों करेंगे? आगे 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 अनुनासिक वर्ण है, इसलिए आगे पंचम वर्ण है, इसलिए हमने क्या किया? अच्छा, अनुनासिक बोल दो या पंचम बोल दो, एक ही बात है। तो आगे पंचम वर्ण होने के कारण हमने क के स्थान पे अंग किया। तो अंग करने के बाद हमारा शब्द बन गया वांग्मय। ये शुद्ध शब्द बन गया। देखा आपने? ये है हमारे संधि का 8वां 9वां 10वां नियम। 8 9 10 नियम जो है ना, वो इस प्रकार का है। तो चूंकि मैंने शुरुआत में 12 नंबर तक की बात की है, तो 2 नंबर और ले लेता हूं, 2 और ले लेता हूं, इसके बाद फिर हम इनसे संबंधित प्रश्नों को लेंगे। तो देखिए, तो ये हमारे पास 8 9 10 था। 11वां नियम बड़ा रोचक है, और वो है, देखिए, सम उपसर्ग इधर हो या परि उपसर्ग बाईं ओर हो, और इस तरफ ये अक्षर हो। कौन कौन से? कृत, कृति, करण, कारण, कारक, कार, ये अक्षर इस तरफ हो। ये क्री धातु से बने हुए शब्द हैं। क्री धातु है, देखिए क्री नाम का एक धातु है, इससे बने हुए सारे शब्द हैं। ये सारे ये शब्द इधर होंगे, और सम और परि में से कोई एक उपसर्ग इधर होगा। तो पता है क्या होगा? बीच में आपका जो आगम है, वो स का बीच में आगम हो जाएगा। इस तरह चित्र से मैं ये बाण दिखा रहा हूं, तीर दिखा रहा हूं, इससे स का बीच में आगम हो जाएगा। ये हमारा नियम है। कौन सा वाला? हमारा नियम है 11वां। इसको करते हैं, उदाहरण लेते हैं। देखिए, जैसे हमारे पास शब्द है परि, सम उपसर्ग है, जैसे सम, और फिर आगे है कर्ता। है ना? कर्ता भी यहां डालेंगे हम, कर्ता। ये देखो, तब ये नियम लागू कर दो, बीच में सौ ले आओ। बीच में हम सौ ले आए, कर्ता इस तरफ है, सम का सम इस तरफ है, इसलिए हम क्या करेंगे? बीच में सौ ले आए, तो बन गया सम स कर्ता। ठीक है। अगले चरण में आपको पता है म को अनुस्वार हो जाता है यदि आगे व्यंजन हो तो आगे व्यंजन स है। ये नियम कौन सा? म को अनुस्वार करने वाला नियम कौन सा है? देख लेते हैं। म को अनुस्वार करने वाला नियम कौन सा है, उसको देखो आप। ये देखो, म को अनुस्वार करने वाला नियम, म को अनुस्वार करने वाला नियम ये रहा, यानी अनुस्वार वाला नियम। तो ये आप म को अनुस्वार करते हो, है ना? ये देखो, म को अनुस्वार किया है, म को अनुस्वार किया है, म को, ये कब किया? इधर व्यंजन हो तो चूंकि वहां पर भी समधन कार में आप देखोगे, ये देखिए, आगे आगे ये व्यंजन है, इसलिए म को, ये आगे सौ है, इसलिए म को अनुस्वार करेंगे। तो म को अनुस्वार कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ये कर दिया हमने, म को अनुस्वार कर दिया, इस सौ को कर्ता से जोड़ दिया, ये बन गया संस्कर्ता।
अर्थात ये हुआ, यहाँ पे दो नियम लगा है। एक नियम तो लगा है मौ को हमने अनुस्वार किया, एक तो हमने मौ को अनुस्वार किया, एक नियम ये लगा, और दूसरा हमने सौ बीच में डाला है। सौ बीच में डालने को कहेंगे सौ आगम किया है। तो देखा जाए ना, तो नियम संख्या में एक को तो हटा देता हूं, मैं नियम लिख देता हूं। देखिए यहाँ पे दो नियम लगे हुए हैं, एक तो मौ का अनुस्वार हुआ है और सौ का आगम हुआ है। तो सौ का आगम करने वाला नियम कौन सा है? सौ का जो आगम हो रहा है ना, ये नियम है 11 नंबर। ये कौन सा नियम है? 11 नंबर। और मौ का अनुस्वार किस नियम से हो रहा है? मौ का अनुस्वार हो रहा है आपका ये 8 नंबर नियम से। तो देखिए ये 8 नंबर नियम, ये 8 नंबर नियम से हो रहा है मौ का अनुस्वार, और सौ का आगम हो रहा है 11 नंबर नियम से। इस नियम से सौ का आगम हो रहा है। तो दो नियम लग के संस्कर्ता शब्द बन गया। एक और लेता हूं ताकि स्पष्ट हो जाए। एक और देखो आप, देखो समधन, समधन कृत है, सम उपसर्ग है, आगे कृत है। अब यहाँ पे इस नियम से यानी 11 नंबर नियम से आप एक काम करो, क्या करो, सौ बीच में ले आओ। तो चलो साहब सौ ले आते हैं बीच में। सम और सौ और कृत हम ये ले आए, ठीक है। अब अगला 8 नंबर नियम भी लगा दो। 8 नंबर ये कहता है मौ को अनुस्वार कर दो, आगे व्यंजन हो। तो देखो आगे व्यंजन है कि नहीं है? मौ के आगे सब व्यंजन है ना, इसलिए मौ का अनुस्वार कर दिया। तो 8 नंबर नियम से हम क्या करेंगे? सौ का अनुस्वार कर दिया। आप सबको जोड़ेंगे। सौ जब मिलाते हैं ना किसी से, तो इस तरह से लिखा जाता है। ये बन गया संस्कृत, संस्कृत भाषा, जिसकी वजह से पूरे विश्व में भारत का मान है। भारत में धाक है, विद्वानों में एक धाक है। क्या? संस्कृत भाषा के कारण। इतनी व्यवस्थित, इतनी परिष्कृत और इतनी बुद्धिमत्तापूर्ण भाषा है कि विश्व के भाषावेत्ता दंग हैं संस्कृत के व्याकरण को देख के, जान के, समझ के। तो वो संस्कृत शब्द बना लिया हमने। तो इस तरह से हमने देखा कि सम के बाद यदि इनमें से कोई शब्द होगा, बीच में सौ ले आएंगे। जैसे सौ लाओगे तो हमारे दो नियम से, 11 नंबर नियम से सौ आएगा और 8 नंबर नियम से हम मौ का अनुस्वार करेंगे, संस्कृत शब्द बन जाएगा। अब हम परि ले लेते हैं। परि देखो आप, परि धन कृत है, यहां भी दो नियम लगेगा। एक नियम तो हम इससे सौ बीच में घुसाएंगे, तो हमने घुसाया एक, तो बना परि और सौ। ये देखो परि और सौ और कृत बन गया। ये कौन सा नियम लगा? ये हमने 11 नंबर नियम लगा, जिसकी चर्चा हो रही है। एक नियम और लगाएंगे, देखिए कौन सा है। जब इधर ई होता है तो ये सपेरे वाले सौ को हम षटकोण का सौ कर देते हैं। ऐसा कौन सा नियम याद है आपको? देख लेते हैं हमारे पास है क्या वो नियम। चलिए देखिए, ये नियम है ना अपने पास, ये रहा। ये शत्व नियम, यानी कौन सा नंबर? दो। ये 3 नंबर नियम है। 3 नंबर नियम से ई ई उ री ए आई ओ औ हो तो सौ को षटकोण का सौ हो जाता है। 3 नंबर नियम ये याद रखना है आपको। तो चलो 3 नंबर नियम से हमने ये देख लिया कि ये 3 नंबर नियम, तो 11 से 100 आ गया और 3 से 100 का षटकोण का 100 हो गया। ये देखो परि, ये षटकोण का 100 हो गया, और ये कृत, ये बन गया परिष्कृत। तो 11 और 3 से तो परिष्कृत बन रहा है, और 11 और 8 से संस्कर्ता बन रहा है, संस्कृत बन रहा है। तो दो नियम लगने के कारण ये कठिन लग सकता है, लेकिन बार बार आप इनको देखोगे ना तो बढ़िया आत्मसात हो जाएगा ये विषय। ये था हमारा आज का 11वां नियम। 12वां जैसा मैंने प्रॉमिस किया है, जैसे मेरा वचन है, तो 12वें नियम को और देख लेते हैं। ये देखो आप 12वां नियम देखो। 12वां नियम बहुत सरल है। 12वां क्या है? जब कभी इधर स्वर होता है और इधर छ होता है, तो यहां भी पता है क्या होता है? यहां बीच में च का आगम हो जाया करता है। वैसे तो तुगागम है संस्कृत में, लेकिन च के आगम के रूप में हम इसको मानते हैं। तो च का बीच में आगम हो, छोटा सा नियम है। देखो कितना छोटा सा सूत्र है, छोटा सा नियम है ना। शीतुक
रसों से छह परे तुगवा संस्कृत का नियम है। तो ये स्वर इधर हो, इधर छ परे हो, तो च बीच में आ जाता है। देखिए क्या है, जैसे आ है और आगे हमारे पास छादन नाम का एक शब्द है। छादन माने ढकना, आ उपसर्ग है, बीच में च आ गया तो क्या बन गया, आ, च बीच में आ गया, फिर छादन मिला दो सबको, क्या बन गया, आच्छादन। ये आपका बन गया 12 नंबर नियम से। इसमें एक ही नियम लग रहा है। परिच्छेद देखो आप, परि धन छेद है, बीच में चूंकि इधर स्वर है ना, र में ई स्वर है, देखो पर में र में जो ई है ना ये स्वर है और आगे छेद है, तो इस नियम से क्या करेंगे हम, बीच में च डाल देंगे, तो क्या बन जाएगा, परि च आधा और छेद, ये बन गया परिच्छेद। तो इस तरह से मैंने आज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 व्यंजन संधि के नियमों को लिया है। इसको बार बार आप आवृत्ति कर लो, समझ लो, देख लो, बढ़िया ढंग से आपका काम हो जाएगा। लेकिन इतना कुछ जानने के बाद भी 2-4 शब्द ऐसे अपवाद वाले भी होते हैं जो बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं। तो संयोग से व्यंजन में ज़्यादा अपवाद नहीं है, पर ये सारे 12-15 नियम को समझना बड़ी टेढ़ी खीर हो जाती है, क्योंकि इसका प्रयोग हम करते हैं नहीं। तो जो चीज़ रोज प्रयोग में आती रहती है ना, जो चीज़ें प्रयोग में आती रहती हैं वो तो हम आराम से कर लेते हैं। जो प्रयोग से बाहर की सैद्धांतिक चीज़ें होती हैं उसको समझने में हमें थोड़ा सा अधिक श्रम करने की आवश्यकता रहती है, ज़्यादा एकाग्र होने की आवश्यकता होती है। यदि एकाग्र हो गए तो समझो समस्या सारी हल हो जाएंगी विश्व की। हम एकाग्र तो नहीं हो पा रहे। हमारे ध्यान को तोड़ने के लिए मोबाइल है, हमारे ध्यान को तोड़ने के लिए टीवी है, दुनिया भर के दोस्त हैं, दुनिया भर के बकवास के लफड़े हैं। मैं क्या बताऊं आपको, सारा कचरा पट्टी काम है चारों तरफ। वो सारा ध्यान खींचता रहता है इधर उधर उधर, और हमारी एकाग्रता भंग हो जाती है और दूसरे लोग लपक ले जाते हैं सारे लक्ष्य को। यदि आपको लक्ष्य भेदन करना है तो IAS की परीक्षा तो छोटी चीज है, समझे। संसार की कोई भी चीज असंभव नहीं, यदि आपका एकाग्रता आ जाए ना, मजा आ जाए। तो एकाग्रता को बना के रखो और इन चीजों को पकड़ लो सावधानी से, और सफल और योग्य गुरु से पढ़ो। सफल और योग्य गुरु यदि आपको मिल गए ना तो आपका उद्धार है। और यदि पता चला आप कहीं फंस गए ना लफड़े में, कुछ ऐसा किसी के चक्कर में पड़ गए, तो बस, क्योंकि दुनिया जंजाल से भरा हुआ है। यहाँ पे बड़े, पता है यहाँ पर तो बड़ा ही प्रामाणिक ढंग से फर्जी काम हो रहा है, सरकार उसका समर्थन कर रही है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, सारा फर्जी काम डॉक्टर कर रहे हैं बैठ के, अधिकतर डॉक्टर, और हो रहा है सरकार के नाक के नीचे हो रहा है काम। और हम लोग उसको संस्थागत, मतलब मेडिकल के डिपार्टमेंट का जो लोग हैं, संस्थागत अपराध कर रहे हैं। 2 लोग अच्छे हैं और 8 लोग खराब है, वो सिद्धांत ही गड़बड़ है। अब ये बताओ, अभी इंग्लैंड वालों ने, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वालों ने एक इंजेक्शन बनाया था, उस इंजेक्शन को भारत वालों ने लाइसेंस करके अपने यहाँ ले आए और उसको खूब सारा बना के 80 करोड़ लोगों को इंजेक्शन बांट दिया। 80 करोड़ लोगों को और ठका ठक भारत सरकार ने इंजेक्शन ठोक दिए सबके। और बाद में पता चला वो इंजेक्शन फर्जी था, उस इंजेक्शन गलत था। फिर वह इंग्लैंड के लोगों ने उसका विरोध किया, तो जो विरोध करने वाले थे उनको तो करोड़ रुपए मिल गए। बाकी फिर उस कंपनी ने, एस्ट्राजेनिका नाम की जो कंपनी थी, जिसको कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने मिलके बनाया था, और एस्ट्राजेनिका की दवाई ने बाद में जो सब जगह खूब हाहाकार मचा दिया, खूब नाम कमा लिया, ठीक है। बाद में पता चला सारी दवाई फर्जी थी। अब एस्ट्राजेनिका ने पता नहीं क्या किया, अब कोर्ट में कहा माफ करना, मेरी सारी दवाई गलत थी, अब मैं सारी दवाइयों को वापस ले रहा हूँ। अरे बेवकूफ कहीं का, जब तू दवाई वापस ले रहा है तो 80 करोड़ लोगों ने दवाई ली है, उसका क्या होगा? उसको तो जान से मार दिया तुमने। बहुत से लोग ऐसे चल बसे बेचारे। तो आपने अधकचरी दवाई लगा दी, लोगों को मारा गिराया, पता नहीं क्या क्या किया, और फिर बाद में माफी मांग के कहा कि साहब गलती हो गई, दवाई वापस ले रहा हूं। अब दवाई क्यों ली वापस, तू जैसे योग्य था तो डॉक्टरों ने फर्जीवाड़ा मचा रखा इस तरह से।
आता जाता कुछ है नहीं उनको। आता जाता कुछ नहीं का मतलब वो 2% जानते हैं, उससे अच्छा तो हमारे दादा बाबा जानते हैं उससे, क्योंकि जीवन का अनुभव से जो बात बता रहे हैं वो उनकी बात ही निराली है। और ये महाराज आयुर्वेद की बात करते हैं रामदेव बाबा, उसको बताओ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में हाथ जोड़वाने के लिए मजबूर कर दी, तो बड़ा मुश्किल काम है। अभी अभी देखो हमारे सिद्धू साहब हैं, सिद्धू जो क्रिकेटर हैं, उनकी पत्नी खुद डॉक्टर है। उनकी जो बीमारी थी कैंसर की, वो बीमारी ठीक हो गई। किससे ठीक हुई? चौथे स्तर की बीमारी जो कैंसर थी वो आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथी से ठीक हुई है, प्राकृतिक चिकित्सा से ठीक हुई है। उस बापड़े ने बोल क्या दिया कि साहब हमने जो स्वस्थता प्राप्त की है पत्नी की, वो प्राकृतिक चिकित्सा से, आयुर्वेद से प्राप्त की है। वो सारा तहलका मच गया और उठा के लोगों ने उस पर केस कर दिया और करोड़ों की मतलब ये अपराध इतना संस्थागत हो गया है। मेरे पास बहुत सारे अपराधों का प्रामाणिक जानकारी है, आपको भी है, पर आप ध्यान नहीं दे रहे हो। वही हाल भाषा के क्षेत्र में है। खूब गलत सलत पढ़ा जा रहा है, लिखा जा रहा है, जाना जा रहा है, कोई किसी को होश नहीं है, पढ़े जा रहे हैं, खराब हो रहा है, भाषा बिगड़। बच्चे हमारे सबसे ज्यादा गिनी पिग बन रहे हैं, बच्चों पे प्रयोग हो रहा है, बच्चों को गलत हिंदी सिखाई जा रही है और बच्चे बेचारे मासूम हैं। और क्या भारतीयता के प्रति, भारतीय संस्कृति के प्रति अनुराग कैसे बढ़ेगा? हम अपनी भाषा को ही घृणा की दृष्टि से देखते हैं, हमें अपने भाषा पे गर्व नहीं है। हमने भारत सरकार को लिखा था तो उन्होंने हमें अपनी कमेटी में शामिल कर लिया। हाँ 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 दीपक जी अच्छा लिख रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो, पर फिर वो ढाक के तीन पात। अब किसी भी अच्छी चीज के पीछे पड़ना पड़ता है तब जाके ठीक हो पाती है। तो आप सब यदि हिंदी प्रेमी हैं, और मैं और लोग मिलके हिंदी को ठीक किया जा सकता है। हिंदी में बहुत गड़बड़ियां हैं, इन सबको ठीक कर लें। सबको गड़बड़ी, आप कहोगे गड़बड़ी कहाँ पर है? मैं तो गड़बड़ी दिखती मेरे को तो जो पाणिनि सम्मत जो चीजें वो तो सही है, बाकी चीजें मुझे गड़बड़ लगती है। हम तो ऐसे अंधे हो गए हिंदी के मामले में कि सामने दिख रहा है, सारी बातें दिख रही हैं, फिर भी हम उसको मान नहीं रहे हैं। मैं इन सब का विरोधाभास बातों का जो है ना चर्चा फिर कभी करूंगा। तो मेरा इतना सा कहना है, बड़ा भूल भुलैया है। इस भूल भुलैया में योग्य टीचर पकड़ो, जानकार बनो, योग्य बनो, परीक्षा पास करो और भारतीयता और हिंदी भाषा के प्रति भी प्रेम लाओ। जब दुनिया अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति के झंडे लेके घूम रही है, हम लोग क्यों नहीं घूमे? जबकि हमारी जो संस्कृति, हमारी जो भाषा है, सब पे हावी है, बहुत प्यारी है, सुंदर है, वैज्ञानिक है, तार्किक है, तो हम अपनी बात को क्यों लेके चलें? तो ये चीजें आप देखो, समझो। 12 तक की बात की है मैंने, बाकी चीजें फिर मैं आपसे करता हूं। अगले वाले सत्र में व्यंजन संधि समाप्त हो जाएगी और फिर इसके बाद हम इसके अभ्यास पे चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत साधुवाद आपको।